ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा रिमेनिंग था ट्रांसमिशन लाइन वाले चैप्टर का। सो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लाइक ट्रांसमिशन लाइन कितने तरीके की होती है और उसके डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर लाइक इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में, करैक्टरिस्टिक्स, इम्पीडेंस हो गया। फिर हम लोगों ने देखा था प्रोपगेशन कोफिशिएंट देखा था, राइट। और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा फेजर डायग्राम के बारे में भी थोड़ा सा जाना था, साथ ही साथ एटेन्यूएशन ऑफ द करंट के बारे में भी डिस्कस किया था। सो नाउ यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रोसीड कर लेते हैं। अब अगर मान के चलो आपकी कंडीशन है फॉर ए मैच्ड लाइन। मैच्ड लाइन में यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो होती है कि आपका जो आपका करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस था ट्रांसमिशन लाइन का, तो यहाँ पे ये कंडीशन उसी पर बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे बी इक्वल टू आई इंटू जेड नॉट। और अगर मान के चलो ये कंडीशन गिवन है और आपसे बोले कि जो आपका प्रोपगेशन कोफिशिएंट था उसमें आपने देखा था कि वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी, राइट, जिसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों प्रेजेंट थे। बीटा हम लोगों को मालूम है 2π/λ से डिफाइंड है, जिसको हम लोग फेज शिफ्ट पर यूनिट लेंथ के नाम से भी जानते हैं, बट हम लोगों ने अल्फ़ा के बारे में बात नहीं की थी। बट वी नो दैट कि जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो आपका गामा डिफाइन था, गामा को जिस तरीके से डिफाइन था, और यहाँ से अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं और फिर उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूं, जो कि एक रियल क्वांटिटी आएगी, वो निकल के आएगी आपकी ये। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के बाद ये सारी चीज़ें की हैं और यहाँ पे एज ए रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका अल्फ़ा होता है वो होता है आपका r/2z प्लस gz0/2। ओके, सो यहाँ पे आपको पता ही है कि जो z0 है वो आपका z0 आपका कह सकते हो कि करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है। अब ये करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस डिपेंड करता है आपका डिफरेंट केसेस पे। लाइक अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे जो आपका एक केस है जिसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली बात अगर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली बात हुई है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि आपका जो आर की वैल्यू है वो ओमेगा एल से कम है, यू नो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका आर है वो आपका क्या है, लेस देन ओमेगा एल। एंड सिमिलरली फॉर दैट जी इज लेस देन ओमेगा सी। सो यहाँ से जो आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिंपली r/2z0। ओके, ये वाला टर्म आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। आफ्टर दैट आप लोग अगर कंडीशन डालोगे कि अगर ये कंडीशन आपकी ऐसे है कि r/ओमेगा एल इक्वल टू g/ओमेगा सी, तो इस कंडीशन में आपका जो फेज शिफ्ट कोफिशिएंट है जिसको हम लोग बीटा बोल रहे थे, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू √LC। अभी तक हम लोगों ने बीटा की वैल्यू क्या पढ़ी थी, 2π/λ। बट अगर कंडीशन इस तरीके की है लाइक ये जो आपके कोफिशिएंट्स है, कह सकते हो जो पैरामीटर है r/ओमेगा एल इक्वल टू g/ओमेगा सी, तो आपका यहाँ से ये भी रिजल्ट निकल के आ जाता है। गॉट इट। सो हम लोगों ने ये थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर ली। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि मान के चलो क्वेश्चन में पूछा गया या फिर आपसे बोला गया कि डिस्टॉर्शन कंडीशन या डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन के लिए कंडीशन क्या होगी, तो वो आपको याद रखना है r/g इक्वल टू L/c। ये रेशियो आपको दोनों के बराबर होते हैं। अगर ये दोनों रेशियो बराबर होते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका ट्रांसमिशन होगा वो आपका डिस्टॉर्शन लेस होगा। गॉट इट। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आपका जो अल्फ़ा क्वांटिटी है वो इस तरीके से डिफाइन होगी। अंडर दिस कंडीशन अल्फ़ा इक्वल टू r/2z0। और अगर आपसे बोला जाए कि अगर कंडीशन ये वाली डाल दी जाए तो आपका फेज शिफ्ट कोफिशिएंट कितना होगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा √LC। देन इसके बाद हमने देखा कि अगर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन चाहिए हमको तो कंडीशन होनी चाहिए r/g इक्वल टू L/c। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। देन हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है आपका फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। सो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो आपकी अभी उसके पहले हम लोग डिस्कस किया था कि हम लोगों ने फेज वेलोसिटी निकाली भी थी, और फेज वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एल एंड सी। वो होता था हमारे क्या, BP इक्वल टू 1/√LC। ओके, सो अब यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। अगर मान चलो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपकी फेज वेलोसिटी आपको डिफाइन करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको फ्रिक्वेंसी मालूम है, लैम्डा मालूम है, तो हम लोग डायरेक्ट आप लोग BP इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा इंटू एफ। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आपकी फेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ जो आपने अभी डिफाइन किया था ना फेज शिफ्ट कोफिशिएंट, उनके टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो वो हो जाता है हमारा ओमेगा/बीटा। ये आपका एक्सप्रेशन में डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि बीटा इक्वल टू होता था 2π λ
यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू डालेंगे इन टर्म्स ऑफ बीटा और ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ये तो हो गई फेज वेलोसिटी। यू नो दैट की ग्रुप वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, जस्ट डेविएशन या फिर कह सकते हैं इनमें जो स्मॉल चेंज इन ओमेगा और स्मॉल चेंज इन बीटा। तो इस तरीके से आपकी ग्रुप वेलोसिटी भी डिफाइन हो जाएगी। अब क्या होता है कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको रिलेशन अगर मालूम है बीटा और बीपी के बारे में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्लॉट आपको पता होना चाहिए। सो अगर ये तो आपका एक पर्टिकुलर केस है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि बीटा और जिसको हम लोग यहाँ पे टीडी डिले टाइम है, इसमें क्या रिलेशन होता है, और ये तो आपकी एक फिक्स क्वांटिटी है। ओमेगा चेंज हो सकता है आपका और बीटा भी चेंज हो सकता है डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो सकती है, साथ ही साथ उसका फेज शिफ्ट भी चेंज हो सकता है। सो ये वेरिएशन आपको याद रखना है कि बीटा इक्वल टू बीटा नॉट प्लस टी डी इंटू ओमेगा, और यहाँ पे जो टाइम डिले है आफ्टर द कैलकुलेशन, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली रिलेशन याद रख सकते हो कि जो आपका ग्रुप डिले टाइम है वो होता है हमारा 1/vg ग्रुप वेलोसिटी के। ग्रुप वेलोसिटी के इनवर्स में आपका जो टी डी है वो आपका डिफाइन होता है। तो यहाँ से आपको पता है ये कि y इक्वल टू mx प्लस c वाला एक इक्वेशन है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो आपका ये डिफाइन होगा। बट एट ए पर्टिकुलर केसेस जिसमें बीटा नॉट की वैल्यू आपकी 0 है, तो वहाँ से हमारा जो रिलेशन निकल के आता है वो बीपी का कुछ इस तरीके से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वो ये वाली लाइन होगी जो रिप्रेजेंट करेगी बीपी इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा को, या फिर रेशियो ऑफ ओमेगा इंटू बीटा, या फिर बोल सकते हो जो आपका स्लोप है वो स्लोप क्या होगा 1/bp। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ओके, सो ये तो हो गया हमारे एक पर्टिकुलर केस में। और बट याद रखना कि जो टी डी है वो आप ग्रुप वेलोसिटी का इनवर्स है, ना कि आपका फेज वेलोसिटी का। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ से आप लोग कई लोग बोलोगे कि आपकी जो बीटा नॉट है वो कैसे डिफाइन होता है। तो जो आपका बीटा नॉट है वो आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि अगर मान के चलो आपका बीजी कांस्टेंट है, ग्रुप वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो जो बीटा नॉट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी ±n π। ओके, ये है हमारा डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन के लिए। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा स्टैंडिंग वेव के बारे में। अब स्टैंडिंग वेव के बारे में क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव के बारे में आप लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा ही होगा। लाइक आपके स्टैंडिंग वेव से फॉलो करती है हमारी जो कि साइन वेव को फॉलो करती है, राइट। सो ये भी चीज़ आपको मालूम है कि जो स्टैंडिंग वेव है वो कह सकते हो कि टाइम के साथ उसका वेरिएशन आपको पता ही है। जैसे आपने पढ़ा था साइन ओमेगा टी है ना, कॉस ओमेगा टी, इस टाइप के आप लोगों ने वेरिएशन देखे थे। बट यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ भी देखी थी कि जो ट्रांसमिशन लाइन मान के चलो अगर चल रही है तो वो पोजीशन के साथ साथ उसकी एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होती है तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो आपकी सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर बोला गया कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव का जो नेचर है वो आपका स्टैंडिंग वेव की तरह दिखाई देता है। अब यहाँ पे कंडीशन डाली गई, अगर मान के चलो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टैंडिंग वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक स्टैंडिंग वेव है तो उसके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आपका जो x2 - x1 जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि इसका नाम है आपका फेज शिफ्ट, राइट। फेज शिफ्ट बोल सकते हो। जो आपके यहाँ पे कंडीशन है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिक्स में 2π/λ इंटू डी, मतलब यहाँ पे डी लिखते थे या डेल्टा x लिखते थे इक्वल टू पाई n π लिखते थे, राइट। सो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 1 है। तो आपका ये कंडीशन है फॉर स्टैंडिंग वेव के लिए। इतनी बात क्लियर है? और अगर ये आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है तो फिर हम लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर जो वोल्टेज का जो आपका डिस्टेंस के साथ है वो आपका नेचर होगा एक स्टैंडिंग वेव की तरह। ओके, सो ये फेज शिफ्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका x2 - x1 की वैल्यू होगी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हो। ये हो जाएगा आपका सिंपली ये। सो ये आपकी कंडीशन आपको मालूम चल गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन डाल देते हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं लॉसलेस लाइन एट रेडियो फ्रिक्वेंसीज। सो यहाँ तक आपको कंप्लीट होना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है कि ये स्टैंडिंग वेव अगर बनानी है तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ये जो आपको देखा था फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, और जो आपका 2π/λ इंटू फेज डिफरेंस जो आप लोगों ने पढ़ा था उसी पर ये कंडीशन फॉलो होती है। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वो स्टैंडिंग वेव की तरह काम करेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है लॉसलेस लाइन्स एट रेडियो फ्रिक्वेंसी। RF का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी है।
तो हमको पता ही है कि बहुत सारे मतलब ऐसे एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ पे हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि इसमें लॉसेस की बात करूँ कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें लॉसेस आपके बहुत ही कम होते हैं, और लॉसेस लॉसलेस लाइन से बहुत ही डिफ़िकल्टी है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमको ऐसे ट्रांसमिशन लाइन को लॉसलेस लाइन बनाना। क्योंकि हम लोग उसके छोटे छोटे मतलब जो भी ऐसे लॉसेस हैं उनको हम लोग इग्नोर आसानी से नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको पता ही है कि जो आपके ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो हमारे कुछ पर्टिकुलर मटेरियल से ऑब्वियसली उनको बनाना पड़ता है ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आपका आसानी से हो सकता है। तो आप लोगों ने केबल वगैरह देखे होगी तो वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये लॉसेस मतलब जनरेट होते हैं। तो मैं यहाँ पे थ्योरी तो पढ़ने वाला हूँ नहीं, जस्ट हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। सो अभी के लिए याद रखना है लॉसलेस लाइन्स एट रेडियो फ्रिक्वेंसी में आपका जो सबसे पहला जो टर्मोलॉजी आती है वो आती है प्रोपेगेशन कोफिशिएंट के ऊपर। अब प्रोपेगेशन कोफिशिएंट हम लोग ऊपर पढ़ाता है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, बट अगर मान के चलो आपकी जो केबल है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन जा रही हैं, अगर वो मान के चलो गुड क्वालिटी की केबल है तो उसमें क्या है कि जो आपका अल्फ़ा है जो जिसमें हम लोग को देखा था कि I=IS e⁻⁴ मतलब ये जो टाइम के साथ यहाँ पे जो आपका डिके हो रहा था, मान के चलो गुड क्वालिटी की केबल है तो वो डिके नहीं होगा, करंट जैसा वैसे मतलब IS की तरह जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अगर जीरो है, अगर जीरो है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका प्रोपेगेशन कोफिशिएंट है वो आपका कितना हो जाएगा J इंटू बीटा। इतनी बात क्लियर है? अब J इंटू बीटा है तो अभी हमको ये भी पता है कि हम लोग आसानी से डिस्टेंस पता कर सकते हैं लोड से। मान के चलो यहाँ से ये आपका लोड है जहाँ पे रिसीव होना है, और यहाँ पे अगर मैं L की वैल्यू जीरो लूँ तो एट पर्टिकुलर L पर अगर मान के चलो मेरे को पता करना है करंट या फिर वोल्टेज की वैल्यू, तो वो भी मैंने आपको बताई थी कि जस्ट यहाँ पे E J बीटा होता था, है ना, पिछली बार पढ़ चुके हैं। तब ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो इनिशियल है ये आपका लोकल हो गया एट पर्टिकुलर L पर, जो आपका इनिशियल हो गया एक्सपोनेंशियल J बीटा इंटू L। L क्या है आपका x की वैल्यू, ये आपका सिंपली गामा बचा है, ये जो गामा की वैल्यू हो गई, और ये आपका आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि अगर मान के चलो गुड क्वालिटी की केबल है तो यहाँ पर जो आपका वोल्टेज की वैल्यू पर्टिकुलर L पर वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये तो आ जाए आपका इनिशियल या फिर कह सकते हो इंसिडेंट जो आपका वोल्टेज है वो आपका क्या है BI=BI e⁻j बीटा L। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव के बारे में, तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज हो जाएगा BR=BRe⁻j बीटा L। यहाँ पे आपका फेज शिफ्ट ऑब्वियसली पाई का फेज डिफरेंस आएगा, तो यहाँ से लिए माइनस साइन आ गया। और आपको ये भी मालूम है कि जो आपका टोटल होगा वो आपको हो जाएगा B=BI+BR। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें, किसी लाइन की पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आपका क्या हो जाएगी, टोटल होना चाहिए इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड। बट यहाँ पर अगर बात करूँ लोड पर, मतलब L=0 पर, तो L=0 पर कौन कौन सी चीज़ बचेगी, ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल बचेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर BL से, कि लोड पर हमारा कितना वोल्टेज है, तो हो जाएगा सिंपली BI+BR। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका आएगा, राइट। और यहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता है कि अगर मान के चलो इंसिडेंट वेव के बारे में बात करूँ, करंट के बारे में बात करूँ, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा BI/Z0, जो कि आपका क्या था करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। और इसी प्रकार रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में बात करूँ जिसका IR हो जाएगा -BR/Z0। अब मान के चलो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऊपर हम लोगों ने बात की थी पर्टिकुलर केसेस जिसमें L=0 या फिर लोड पर टोटल वोल्टेज की वैल्यू। अगर मैं करंट के बारे में बात करना चाहूँ तो ये सिंपली आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर L पर, तो II+IR, जहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो वो सिंपली वोल्टेज डिफरेंस /Z0। सो यहाँ पर अगर मैं L की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, मान के चलो लोड पर निकालना चाहूँ करंट की वैल्यू, तो वो IL कितना हो जाएगा BI-BR/Z0। सो यहाँ से एक पैरामीटर डिफाइन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, वो सिंपली आपका रेशियो होता है रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय द इनिशियल या फिर इंसिडेंट। तो इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, याद रखिएगा ये यूज होने वाला है।
तो यहाँ से हमारा एक पैरामीटर निकल के आ जाएगा। ओके, सो अब कंडीशन अगर ऐसी है कि वेव हमारी रिफ्लेक्ट भी हो रही है, इंसिडेंट भी हो रही है, तब हम लोग, अगर मैं बात करना चाहूँ इम्पीडेंस की, तो एक नया पैरामीटर डिफाइन हो जाता है, लोड इम्पीडेंस। अब लोड इम्पीडेंस क्या होता है? लोड इम्पीडेंस डिफाइन होगा आपका लोड के मतलब ऑब्वियसली जो आपका लोड है उसी को रेफरेंस में रखते हुए आपकी ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो जो लोड पर जो आपका टोटल लोड इम्पीडेंस है वो आपका डिफाइन होता है BL डिवाइड बाई IL। ओके, सो यहाँ पर BL की वैल्यू पुट करनी है आपको, मतलब IL की वैल्यू पुट करनी है। तो लोड पर हमारा इतना था वोल्टेज, और हमारा जो करंट था वो आपका इस तरीके से डिफाइन था, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो जब यहाँ से हम लोग, अगर मैं कहूँ कि आपको सिंपली BI कॉमन निकालना है, तो आप देख सकते हो यहाँ से आ जाएगा 1 + BR बाई BI, यहाँ से आ जाएगा 1 - BR बाई BI, और यहाँ पर मैं सिंपली अगर मैं गामा L लिखना चाहूँ, राइट, तो यहाँ पे ये गामा L डिफाइन हो जाएगा 1 + गामा L डिवाइड बाई 1 - गामा L, और इसको थोड़ा सा और कंपोनेंट डिपेंडेंट लगाओगे ना, तो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लोड इम्पीडेंस वो हो जाएगा हमारा ZL - Z0 डिवाइडेड बाई ZL + Z0। गॉट इट? सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया आया कहाँ से। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ कि फॉर अ मेश लाइन में क्या होगा कि आपका जो लोड इम्पीडेंस है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर गामा L कितना हो जाएगा? 0। शॉर्ट सर्किट के लिए हमारा लोड वाला जो इम्पीडेंस है वो 0 होगा, तो गामा L = -1। ओपन सर्किट में हमारा इन्फिनिटी हो जाता है लोड का इम्पीडेंस, तो हमारा ये जाएगा यहाँ पर गामा की वैल्यू लाइक दिस। सो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हो कि गामा L की वैल्यू 1 हो जाती है। कंडीशन दे सकता है, गामा L 1 बोल दे तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट है, गामा L = 0 बोल दे तो आपको पता होना चाहिए कि मैच्ड कंडीशन के, मैच लोड के बारे में बात कर रहा, और अगर गामा L की वैल्यू -1 है तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट के बारे में बात कर रहा। ओके, सो यहाँ तक हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो होने वाला वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में VSWR बोलते हैं। ये सिंपली आपका इसको मतलब रेशियो है, तो ये डिफाइन होता है वोल्टेज के टर्म्स में कि आपका B मैक्सिमम डिवाइड बाई B मिनिमम। वी नो दैट कि हमारा जो B मैक्सिमम होगा वो होगा हमारा दोनों ऑब्वियसली इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का समेशन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एम्पलीट्यूड निकाला उसका, और अगर इन दोनों का अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो वो आपका सिंपली डिफरेंस होगा। सो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि वोल्टेज या फिर VSWR की जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ गामा L, तो गामा L कुछ इस तरीके हो सकती है। मैंने वही बोला कि BI की वैल्यू अगर निकालोगे आप बाहर कॉमन, तो आपका यही बनेगा। गॉट इट? सो यहाँ से अब ये भी एक आप लोग आइडिया लगा सकते होगे, वी नो दैट कि हाँ, अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि गामा L की वैल्यू 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, और 1 हो सकती, मतलब 1 -1 और 0 हो सकती है। तो यहाँ से हमारा जो आपकी एक रेंज निकलती है VSWR की, वो होती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और मैच लाइन, अगर मैं मैच लाइन की बात करूँ जिसमें गामा L = 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो VSWR कितना हो जाएगा? सिंपली 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन है आपकी इसके लिए, मैच लाइन के लिए। और अगर मैच लाइन उसने बोल दिया तो VSWR 1 होगा, और 1 होगा तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ मान के चलो, और गामा की वैल्यू निकालूँ इस फॉर्मूले से, तो ये आपका ये आ जाएगा। सो यहाँ से आपका जो प्रोपेगेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो आपके कुछ इस तरीके से, सॉरी प्रोपेगेशन कोफिशिएंट नहीं, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूले हैं हमारे, कुल 3 फॉर्मूले आपको याद रखना। मेन फॉर्मूला आपका BR बाई BI, फिर हम लोगों ने देखा था कि इन टर्म्स ऑफ ZL और Z0 के टर्म्स में, तो आपका ये हो जाएगा डिफरेंस। इसी प्रकार VSWR के टर्म्स में भी लिख सकते हो, VSWR -1 डिवाइडेड बाई VSWR +1। सो ये तो हो गया हमारा इतनी टर्मोलॉजी की बात है। नाउ नेक्स्ट हमारी जो बात होती है वो होती है हमारी सैलूटेड लाइन मेजरमेंट ऑफ द, या फिर एट द रेडियो फ्रिक्वेंसी। अभी तक हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि लॉसलेस लाइन पढ़ लिया था। नाउ सैलूटेड लाइन मेजरमेंट एट द रेडियो फ्रिक्वेंसी। सो इसको समझने से पहले हमको प्रीवियस चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइक हम अगर मान के चलो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गामा L पढ़ा था, राइट। अगर मान के चलो लोड के बारे में नहीं बात कर रहा, एट पर्टिकुलर डिस्टेंस L पर पूछ रहा है आपसे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी BR डिवाइडर BI, है ना। और आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने पर्टिकुलर लोड के बारे में बात करा था, बट ये पर्टिकुलर L के बारे में अगर लिखना है तो हमको कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को। सो वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू आपको याद रखना है कि मॉड गामा L इंटू e⁻j2 बीटा L। जब आप लोग यहाँ पे BI और BR की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये 2 बीटा का फैक्टर आ जाएगा। अब हमको ये भी पता है कि जब गामा L है वो आपकी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला भी फेस और ये वाला फेस भी एक दूसरे के साथ
जुड़ेगा जुड़ेगा तो आपका रिजल्टेंट फेस हमारा ये आ जाएगा और एम्पलीट्यूड हमारा ये आ जाएगा। सो एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस एल पर हमारा जो वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी लोड पर जो कोफिशिएंट है राइट उसका मैग्नीट्यूड और उन दोनों का फेज डिफरेंस एट एल पर और ये हमारा हो जाएगा एट लोड पर। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मान के चलो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो ये सब कुछ पता होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं मिनिमम मतलब वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करूँ तो वो सिंपली हो जाएगा ये जो फेज शिफ्ट होगा मतलब वो एक एल ऐसा डिफाइन होगा आपका जिसमें ये जो फेज डिफरेंस वो मिनिमम होगा। तो वो एल मिनिमम यहाँ पे मैंने वही लिखा है। जो एल मिनिमम है वो है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द लोड टू द फर्स्ट वोल्टेज मिनिमम। ओके सो यहाँ पर आपका मान के चलिए लोड डिफाइंड है और यहाँ से एक एल पर्टिकुलर एल मिनिमम है जहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो फर्स्ट वोल्टेज हमारा क्या है मिनिमम है वही हमारा एल मिनिमम है। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि आपका एल मिनिमम क्या है तो क्वेश्चन में एल मिनिमम पता है तो आप लोग फेज डिफरेंस आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है मैंने आपको वही बोली कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या है फेस एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट वोल्टेज एट फर्स्ट मिनिमम। सो ये आपका ये फेस एंगल है। ओके सो यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप मतलब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि हम लोग कर क्या रहे हैं चीज़ों को कैसे मतलब समझ रहे हैं और ये सारी चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। देन इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और देखूँ ओके सो यहाँ तक हम लोग इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होने वाला है वो फ्रेश टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट के बारे में मतलब वेरिएशन लेंथ के साथ वेरिएशन कैसा होता है रेक्टेंस का वो भी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो इसलिए हमको अभी यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंग